अवस्थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में 2 दिन का दोस्ती का दौरा करके लौट गए, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ गए। सवाल है भरोसे का। भारत में आकर जिस चीन ने कश्मीर पर मुंह तक नहीं खोला, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ऐसा ही रहेगा? ये सवाल आज इसलिए बड़ा है क्योंकि यहीं से तय होगा भारत, पाकिस्तान और चीन का कूटनीतिक भविष्य। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पहली बार दोनों देशों के बीच औपचारिक दौरे के बजाय दोस्ती का दूसरा दौर संपन्न हुआ है और दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे पर मुस्कान भी दिखाई दी। लेकिन जिनपिंग ने 10 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री मोदी से हाथ भी मिलाया, लेकिन अब बात सिर्फ हाथ मिलाने तक नहीं बल्कि भारत के हितों की रक्षा करने वाले मुद्दों पर साथ देने की भी है। इसलिए आज देश का सवाल यही है कि चीन चरित्र कितना पवित्र है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर आपको और चाइना के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 55 मिनट की बात से बदलेंगे रिश्ते। Have engaged in candid discussions as friends. तोहफों से बदलेगी मैकमोहन की लकीर। मोदी के हाथ पर चीन का मिलेगा साथ। चीन से यारी कितनी भरोसे वाली। ये वो सवाल है जिनके जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1960 में पहले चीनी राष्ट्रपति भारत आए, नेहरू से मिले। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। – 2014 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए, पीएम मोदी से मिले। 2017 में डोकलाम हो गया। – 2014 में चीन के राष्ट्रपति भारत आए, पीएम मोदी से मिले। 2017 में डोकलाम हो गया। 1960 से लेकर 2019 तक भारत चीन के रिश्ते गवाह है कि चीन कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा। फिर चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो या फिर खुद भारत चीन सीमा का सवाल रहा हो, चीन वही करता है जो उसकी मर्जी होती है। जरा गौर से देखिए, कैमरे के सामने 1960 में भी चाउ एंड लाई ने कितनी गर्मजोशी से नेहरू से हाथ मिलाया था, कुछ वैसे ही जैसे जिनपिंग ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया है। लेकिन फर्क ये है कि चाउ एंड लाई ने हाथ मिलाने के बाद चीन लौटकर युद्ध कर दिया। और इस बार जिनपिंग डोकलाम में हाथ आजमाकर मुंह की खाकर वापस लौटे। ये पहली बार हुआ जब भारत चीन के मुखिया एक बड़े सैन्य विवाद के बाद आमने सामने आए। जी हाँ, डोकलाम इन्हीं के काल में हुआ और दोस्ती का हैंडशेक भी इन्हीं के काल में हुआ। तोहफे भी इन्हीं के काल में दिए गए और तोपों को बॉर्डर पर भेजने की नौबत तक इन्हीं के काल में आई। चीन को पता चल गया है कि मोदी आंख में आंख डालकर बात करने वालों में से हैं और इसका ट्रेलर उन्होंने डोकलाम विवाद में दे दिया था, जब सीमा पर सेना की तैनाती तक बढ़ाने की नौबत आ गई थी। मेरी विदेश नीति क्या होगा क्या नहीं उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। शी जिनपिंग को मालूम है कि वो चाउ एंड लाई वाली चाल अब नहीं आजमा सकते। डोकलाम में ट्रायल फेल हो चुका है, शायद इसीलिए अब वो पाकिस्तान के मोहरे से खेलते हैं। एक तरफ पीएम मोदी से मुलाकात, लेकिन उससे तुरंत पहले पाकिस्तान के साथ की ये तस्वीरें गवाह है कि चीन भारत से रिश्तों को पहले पाकिस्तान के तराजू पर तौलता है और फिर नीति तय करता है। कूटनीति का तकाजा भी यही कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी से आतंकवाद पर चर्चा करना और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों को
आतंकी घोषित करने में अड़ंगा लगाना, यूएन में हर कदम पर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ समर्थन देने। India's action has also challenged China's sovereign interests and violated bilateral agreement on maintaining peace and stability in the border area. And on that, China is also very much seriously concerned. And we wish to emphasize that such unilateral practice by India is not valid in relation to China. कश्मीर पर चीन ने भारत की पीठ पर जो चाकू भोंका, उसके जख्म आज भी हरे हैं। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि चेन्नई में कैमरों के सामने की मुस्कुराहट आखिर क्या बयां करती है। आखिर चीन भारत का दोस्त क्यों बनेगा? क्योंकि कूटनीति की दोस्ती सिर्फ फायदा देखती है और चीन को पहला फायदा जमीन दिखती है। क्या मोदी से मुलाकात के बाद चीन की ये सोच बदली है, या फिर चीन वही 1962 वाला ड्रैगन है जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। कूटनीतिक मोर्चाबंदी के साथ भारत ने पाकिस्तान की घेराबंदी तो कर दी, संबंधों का नया अध्याय भी लिख दिया गया, लेकिन लाल ड्रैगन का अतीत डरावना है। जी हां, चेन्नई कनेक्ट से चेन्नई एक्सप्रेस से चलकर रिश्तों की दूरी और रफ्तार पर दुनिया की नजर रहेगी। बस इसी पर आज होगी बहस। लेकिन मेरे साथ, उससे पहले कि मैं बहस शुरू करूं, एक बड़े पैनल को आपसे रूबरू करा दूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल। जी हां, मेरे साथ नागेंद्र नाथ झा साहब, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, भारत चीन मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ निशांत वर्मा साहब, आज दिल्ली में नहीं भोपाल झीलों की नगरी से हैं और उन्होंने 2 दिन पहले यहां पर बैठकर एक शपथ ली थी, आज उनसे उस पर भी चर्चा होगी। मेरे साथ बेबाक राय रखने वाले, जिन्होंने कई सालों तक भारत की सेवा की, ऐसे मेजर जनरल के सिन्हा मौजूद हैं। और मेरे साथ नेह श्रीवास्तव साहब, जो कि वर्तमान ब्यूरोक्रेट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी, सबसे पहला सवाल रोहित चहल आपसे, कैसे भरोसा किया जाए चीन पर? जी देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि एक शुरुआत हुई है और हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। बिल्कुल जो हमारा इतिहास है, इतिहास में हमारे जो संबंध चीन के साथ रहे वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो हमें संबंधों की तरफ अच्छी शुरुआत जो हुई है बनाने के लिए, तो उसका मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है। तो लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें फूक फूक के कदम रखने हैं, और ये सरकार को भी ध्यान है। लेकिन हम ये भी जो इतिहास रहा है उसके बुनियाद पे हम अपना भविष्य सही ना करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हम पॉजिटिव है और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में चीन के साथ भारत के से सुधरेंगे, क्योंकि चीन को भी समझ में आ गया है कि जिस तरीके से मोदी जी ने कहा, ना हम आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे, आंख मिला के बात करेंगे। अगर आप अतीत को, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, अतीत बड़ा डरावना और धोखेबाज वाला रहा है। जब जब हमने चीन से हाथ मिलाने की कोशिश की, क्योंकि लाल ड्रैगन जो है वो हमेशा वो जहर उगलता रहा है। तो इतिहास आप देखें, 2014 में जब जिनपिंग प्रधानमंत्री से अहमदाबाद में झूला झूल रहे थे, तो जम्मू कश्मीर के चूकर सेक्टर में पीएलए अंदर घुसपैठ कर रही थी, डोकलाम हो गया। तो इस बार की मुलाकात को कैसे मान ले कि तट पर हुई मुलाकात, ये बहुत लंबी दूरी की चेन्नई एक्सप्रेस है। देखिए, मैंने जिस तरीके से मैंने भी कहा कि जो हमारा अतीत रहा है, जो इतिहास है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को भी ये चीजें ध्यान में है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि चीजें अच्छी हो। लेकिन साथ साथ हम ये भी नहीं भूल सकते कि जो हमारा चीन के साथ जिस तरीके से, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे बाकी जो विवाद है, जिस तरीके चीन अरुणाचल को अपना पार्ट बताता है, लद्दाख को, तो हमें ध्यान में रखते हुए हम तो चाहते हैं उसके ऊपर भी जल्द से जल्द जो बातचीत हो और उसका समाधान निकले। और जिस तरीके से पॉजिटिव चीजें आगे बढ़ रही हैं, और हमें लगता है कि आगे इसका समाधान जल्दी ही निकलेगा। जी, निशांत वर्मा साहब, निशांत जी, विश्वास करने लायक स्थिति है कि नहीं? क्योंकि नेहरू काल में भी जो धोखा मिला था, उसके घाव आज तक ताजे हैं। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। ये मैंने नहीं, ये 2013 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस समय की सरकार यानी यूपीए 2 के मिनिस्टर के लिए कहा था, जिसने चीन जाकर के
चीन से अच्छे संबंध होने रखने की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी अब भारत झुकाओ पार्टी बन जाएगी, इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है? भारत झुकाओ नहीं, आप दुनिया खुद झुकाओ पार्टी। सोचिए, सब जानते हैं कि चीन जो है भारत नहीं वो झुक रहा। विश्वास करने आज लायक भारत कतई के आगे नहीं, दुनिया झुक रही है, लेकिन और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहा है। मैं बीच में नहीं बोला था, आप कृपया बीच में ना बोलिए, क्योंकि आपके बीच में भारत को बोलने झुकाने से की बातें मत करिए वो जो बैठ के। आज सुबह बीच पे जो मॉर्निंग वॉक का नौटंकी था वो भी डिस्कस हो जाएगा। तो बीच और बीच को जरा अलग रखें। लेकिन मैं ये देश को आप बता लोग दूं गंदगी फैलाइए, कि ये अपने मुंह चीन से गंदगी भरोसेमंद फैलाइए, तो कभी नहीं रहा, गंदगी डालकर फैलाइए। लेकिन आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी और कि देश के हमारी आज प्रधानमंत्री की सरकार सफाई ने करेंगे। पिछले आप 6 जैसे साल लोगों की में मानसिकता की क्या सफाई किया जरूरी है? है। चीन के सामने व्यावसायिक तौर पे झुक गई है। आज की तारीख में जो 1991 में $0.01 बिलियन का चीन से हम इंपोर्ट करते थे, आज 450 करोड़, लाख करोड़ की बात कर रहा हूं, बिलियन, 450 बिलियन रुपीस का ये सरकार इंपोर्ट करती है। व्यावसायिक तौर पे भारत को झुका देने निशान जी, वाली आपने पार्टी मेरा जवाब नहीं चीन दिया। के निशान सामने जी, लाल अभी हम व्यापारिक आंख रिश्तों पर नहीं आए हैं। आईने में दिखाओ। निशान जी, रोहित व्यापारिक जैन जी, रिश्तों पर नहीं आए, आईने में आपने खुद मेरा को जवाब लाल नहीं आंख दिया। दिखाओ। इस निशांत देश को जी, झुका दिया निशांत चीन जी, के आप सामने। वही लोग हैं आप जो जैसे चीन लोग। की गुलामी करते रहे हैं। आप वही लोग हैं ना जो कम्युनिस्ट चीन की गुलामी करते हैं। माओ की औलादे हैं ना, जो माओ, जो चीन और जो चीन की गुलामी करने वाले। रोहित निशांत, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। इस बीच में मेजर बहुत जनरल अच्छी बात के लग रही है, सिन्हा के आपके पास मुंह से रहता बदलाव हूं। दिखाई रोहित अच्छा लगा। सहल, साहब, याद रखना, सिन्हा तुम साहब, जिन्ना की औलाद हो। किसको बोलते हो? निशान माओ जी, की औलाद। निशान जी, तुम जिन्ना की औलाद हो। निशान जी, तुम रोहित, जिन्ना की निशान जी, वो रोहित, औलाद हो। शब्दों जो की यहाँ मर्यादा का भारत ध्यान को रखें आप लोग। उसका नाम है आप आरएसएस। लोग शब्दों की समझे? मर्यादा का ध्यान जुबान पे रखें। लगाम आपको दो, बात करने के लिए और बुलाया याद गया है, रखना, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने नहीं। आपको अपनी विचारधारा और पार्टी का पक्ष रखना है। तुम्हारे लिए करेंगे। निशान जी, माओ की औलाद निशान जी, रोहित, बातों की मर्यादा को ध्यान में रखकर आप अपना पक्ष रखें। मेजर जनरल के सिन्हा, चीन पर कितना भरोसा किया जाए? माओ जो एक कम्युनिस्ट लीडर था उसकी बात करिए मनीष जी। मनीष जी, जो माओ एक कम्युनिस्ट लीडर था उसकी बात की है मैंने। जी इनको तकलीफ क्यों हो रही है? रोहित, मुझे मेजर जनरल सिन्हा के पास जाने इसकी गुलामी ये लोग दीजिए। करते हैं। मेजर जनरल सिन्हा, इस चीन पर कैसे भरोसा किया जाए जो हमारे 370 को निष्प्रभावी करने के बाद यूएन में खड़ा होकर उनका प्रतिनिधि कहता है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के पक्ष को वो अपनी ताकत देता है, और यहां पर आने के पहले 48 घंटे पहले हमें सीख देता है कि यूएन चार्टर के हिसाब से कश्मीर का हल हो। वो कहता है कि कश्मीर पर हमारी नजर है। तो अब बताइए, इस पर कैसे भरोसा करें? देखिए मनीष जी, भरोसा की बात नहीं है। बात है कि आपके कंटेम्पररी वर्ल्ड में कैसे आप एक सुपर पावर की तरह एक्ट करते हैं, कैसे आप आंखों में आंख मिला करके अपने हित की बातें करते हैं और उसको मनवाते हैं। आप देखिए, जब वुहान हुआ था उसके पहले डोकलाम हुआ था। डोकलाम में कौन झुका? झुकने वाला चाइना था। चाइना के बाद जब वुहान में गए और आपने बॉर्डर के ऊपर मैनेजमेंट की एक बड़ी तैयारी, और आप देखते हैं बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के ऊपर तैयारियां दोनों तरफ हो गई थी। आज क्या हुआ? साहब, आप करते जनरल साहब, हैं, एब्रोगेट करते हैं। जनरल साहब, तैयारियां दोनों तरफ हो गई थी। अवस्थी जरा बोलने दे मनीष जी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। निशान जी, मेजर जनरल सिन्हा बोल ले। जनरल सिन्हा अपनी बात रख ले। निशान साहब जरा शांत रहें। ये डोकलाम का ब्रवाडो नहीं चलेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इतनी अनडिफाइंड है। निशान जी, उसके सरकार ने क्या किया? निशान जी, सिवाय के पिछली सरकारों का सवाल जवाब किया। मैं आपके पॉइंट बातें काट सकता हूं, मेरी बात पूरा होने दीजिए। चुप रहे आप देश के अहित में बात करते हैं। देश के हित में यह है कि आज जब आप करते हैं, और ये जो आप देश के अहित में कौन बात करता है ये टीवी पे दिखता है। जनरल साहब, फिर से हाथ जोड़ के कहूंगा, भाषा की मर्यादा रखिएगा। भाषा की मर्यादा के लिए दो हाथ है।
आप लोग जिस व्हाट डू यू तरह से मीन बाय देश के अहित? कौन है आप सर्टिफिकेट देने वाले? आप हैं कौन? जनरल साहब, आप हैं कौन किसी को सर्टिफिकेट देने वाले? देश के हित और अहित में कोई बात करता है? अगेन दो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मर्यादा रखिए भाषा में, शब्दों के चयन में थोड़ी सी मर्यादा। चुपड़ी बातें करके ये देश को चुके नहीं कर सकते। इस देश को उठने वाले जिस तरह से इस राइजिंग इंडिया, देखिए ड्रैगन को कैसे टैम करते हैं, ये एलिफेंट है। ये जनरल साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको कोई अधिकार नहीं है और कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी को बोले कि देश के अहित में बात करता है। आज की तारीख में मैं आप पे आरोप लगाता हूं, मैं आप पे जनरल साहब आरोप लगाता हूं कि आपने आज तक 6 साल में एक बार भी रिटायर्ड आर्मी जनरल होने के बावजूद इस सरकार को जाके ये नहीं बोला कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए आप डिफाइन करिए और इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच में एक डिफाइंड बॉर्डर हो। क्यों नहीं किया आपने? आंखों में आंख मिला के टुकड़ी ये सब बातें आप करते हैं। आप स्टूडियो में बैठ करके चिल्ला सकते हैं और पिछलग्गू हो सकते हैं पाकिस्तान के, आप पिछलग्गू हो सकते हैं चाइना के। सिन्हा साहब, निशान जी शांति बनाए रखिए। निशान जी, सिन्हा साहब आप अपना पक्ष रखें तो मैं झा साहब के पास जाऊं। आखिर कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को कैसे अलग थलग किया गया? सिन्हा साहब, इतना सफल, इनका इतना प्यार जो है पाकिस्तान और चीन के प्रति क्यों नजर आता है? रोहित, तमाचे पड़े हैं मनीष जी, तमाचों पे तमाचा पड़ा है। और की बिरयानी कौन खाता है और जिनपिंग के साथ झूला कौन झूलता है, ये हमने सबने देखा है। तो चीन और पाकिस्तान प्रेम जो है ना, ये वो जो औलादे रहेगी सारे मेहमानों के पास जाना है। मत करो, फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत सारी बातें करनी है। सिन्हा साहब आप मनीष जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन पैनल पे बैठा कोई भी व्यक्ति अगर माओ की औलाद देश के अहित की बात, इस तरीके की बात रखेगा, उल्टा सुनेगा, ये मान के चलिए। अपनी बहस आगे बढ़ाऊं, आप सोचे वही जो बेहिचक बोल सके और बोले वही आप जिसका जवाब सुन सके, क्योंकि ये देश का सवाल है। मर्यादा बनी रहे। नागेंद्र नाथ झा साहब, आपको लगता है इस मुलाकात से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, पाकिस्तान को झटका मिला है, कूटनीतिक तौर पर मोदी को न्योता और ये बातचीत की आतंक को अब साथ मिलकर लड़ेंगे? आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए इस मुलाकात से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, पाकिस्तान को झटका मिला है, कूटनीतिक तौर पर मोदी को न्योता और ये बातचीत की आतंक को अब साथ मिलकर लड़ेंगे? आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए एक वफादार दोस्त की तरफ से एक ये झटका है? देखिए, मुझे लगता है इस तरह कि पाकिस्तान समझ गया है अब कि चीन चाहे जो कुछ भी कहे भारत को प्राइवेट में, उसका कोई ज्यादा सीरियसली नहीं उसे लेना चाहिए, क्योंकि वो उसे छोड़ेगा नहीं कभी। एक वो गुलाम राज है, गुलाम स्टेट है ये चीन का, और चीन उसे नहीं छोड़ेगा, वो भी छोड़ सकता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा, जो बहुत लोग होंगे यहाँ जो शुरू से ही ये धोखा दे रहे हैं हमें, चीन। एक बात बताता हूँ, जैसे वो 1958 और 62 के बीच में 3 राउंड मीटिंग्स हुए थे इंडिया चाइना के बीच में, दिल्ली, रंगून और बीजिंग में। उसे पीकिंग कहा जाता था उस जमाने में। तो उसके बाद उन्होंने व्हाइट पेपर इशू किया। व्हाइट पेपर में इतना ये था कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर था लद्दाख में, हाँ, वो लद्दाख में जो बॉर्डर था वो उसमें वो कोई पहले 1843 के ट्रीटी से जो कश्मीर के राजा और चीन के साथ, तिब्बत के साथ हुआ था, उसमें यह था कि वो बाउंड्री लाइन ग्राउंड पर ही डिमार्केट हुआ था, मैप में डिमार्केट हुआ था। अब चीन उसी के बारे में प्रचार करती गई वहां से, शुरू से चीन और उसके जो समर्थक हैं, क्योंकि मैं पर्सनल कह रहा हूँ, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था। हमारा फर्स्ट पोस्टिंग फॉरेन सर्विस पे था श्रीलंका में, तो वहां वो प्रो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ये करामत थी। उसमें उन्होंने ये कहा कि एक इशू किया, बहुत लंबा सा नोटिफिकेशन के करीब 8 पैराग्राफ, उसमें ये पॉइंट था कि
ये बाउंड्री डिमार्केट हो गया है। ये नहीं कहा कि सिर्फ के नक्शे पर हुआ है, जमीन पर नहीं हुआ है। ये एक तरीका था उनका लोगों को धोखा देने का। दूसरी बात आप ये देखिए, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की भी नहीं, आप बुरा नहीं माने, लेकिन अभी वो जब डोकलाम का हो रहा था 1.5 साल पहले 2 साल पहले जी, तो उस वक्त क्यों मेरे ख्याल से क्यों गए राजीव गांधी और वाड्रा, सॉरी हाँ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर गांधी और वाड्रा साहब चीन राहुल गांधी के एम्बेसी में कहने के ब्रीफ करने सुनने गए हैं। झा साहब आपके तजुर्बे से ये साफ लगता है कि चीन पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। रोहित चहल, सीधा जवाब जो चीन का संकेत और संदेश में मिलता है, एक पूर्व राजनीतिक के मुताबिक चीन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है सर ने जो कहा अपनी बात बिल्कुल जो सही जगह कही कि चीन और पाकिस्तान के जो संबंध है वो बिल्कुल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जिस तरीके देखें, इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, सर बहुत अच्छे से जानते हैं, सब लोग जानते हैं, वो अपने देश हित में देखते हैं। तो हम अपने देश से देखते हैं तो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पे हम लोग चल रहे हैं, तो हम वही चीन को जहां तक लगे या जहां उसका फायदा दिखेगा वो उस तरफ जाएगा, इस बात से भी झुकरा नहीं सकते हम लोग। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि किसमें हमारा इंटरेस्ट है और उनसे हम क्या ले सकते हैं, क्या दे सकते हैं, हमें उसको ध्यान में रखते हुए आगे संबंधों को ठीक करना चाहिए। और उसी में मुझे लगता है सरकार आगे बढ़ रही है। एक तरफ हमारी सेना भी है, और आप बिल्कुल सर ने सही बात कही, डोकलाम के दौरान जिस तरीके से पहले क्या होता था, चीन धूस जाता था, लेकिन डोकलाम के अंदर आंखों के अंदर आंखें डाल के नहीं, आंखें दिखाकर हमारी सेना ने बात की है। इसलिए चीन को भी अब समझ में आ गया है कि अब वो उस तरीके की चीजें नहीं कर सकता। पीछे से जरूर पाकिस्तान की मदद करता है, लेकिन फ्रंट पे आके आज वो उस स्थिति में नहीं है। रोहित, मैं आपके पास आता हूं, रोहित मैं आपके पास आता हूं, नेह श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ हैं। नेह साहब, भारत की बढ़ती ताकत, क्या चीन झुक जाएगा? जी मनीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत अपने आप में एक बढ़ती हुई ताकत है अब, और न सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बल्कि अब विश्व के लिए भी एक ताकत है। इस नई सरकार के आने के बाद जिस तरह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे स्ट्रांग हुए हैं, और जो विदेश नीति है इस समय, उसे देखते हुए अगर आप ये समझने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे कि भारत एक बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे है, और यहाँ विश्वास करने की और ना करने की कोई बात नहीं है। सरकार को ये पहले से पता है कि, और पता था, और इसीलिए अगर आप आर्टिकल 370 को इसमें जोड़ें तो आपको पता लग जाएगा कि कितना सीरियस है गवर्नमेंट। और आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान से लगा हुआ है उसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और इसी तरह लद्दाख जो चीन से लगा हुआ है उसको भी एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कंट्रोल में रहेगा। सो मोदी साहब या ये जो प्रेजेंट सरकार है, ये जो भी एक्शन ले रही है, ये पहले से प्लान्ड है। जी नेह साहब, ऐसा नहीं है कि नेह साहब दोनों देशों के, दोनों महाबलियों के स्नेह को हम समझते हैं। अब मैं चलता हूं सीधा रोहित के पास। रोहित, जिस तरीके से दोस्ती की बात तो की जा रही है, आपको लगता है चीन दोस्ती कर वो सारी चीजें खोने के लिए तैयार हो जाएगा? जैसे बात करें सीमा विवाद, जैसे बात करें वो पड़ोसी मुल्क को अपने हथियार बेचता है, हमारी सीमाओं में जो ड्रोन आते हैं, जो बड़े बड़े हथियार सीजर होते हैं, जो हमले होते हैं, उसमें जो चीजें पाई जाती हैं वो मेड इन चाइना होती हैं। तो ऐसी सूरत में मैं मेजर जनरल सिन्हा और निशांत जी से भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको लगता है चीन ये सारी चीजें खोने के लिए तैयार हो जाएगा? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, चीन बिल्कुल खोने के लिए तैयार नहीं होगा। और इससे अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है सी पैक, जो पाकिस्तान के अंदर जो चाइना पाक कॉरिडोर जो बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा विषय उनके लिए इंपॉर्टेंट रोड है उनके लिए। तो मुझे लगता है चीन अपने इंटरेस्ट की बात जहां तक है देख रहा है, लेकिन चीन को यह भी समझना पड़ेगा भारत के साथ भी वो रिश्ते खराब करके लंबे समय तक रह नहीं सकता, क्योंकि भारत भी एक, जिस तरीके सर ने बताया, एक मजबूत शक्ति के रूप में पूरे दुनिया के अंदर आज उभरा है। तो दुनिया ने भारत के साथ आज खड़ी है, और चीन पाकिस्तान के साथ अकेला खड़ा होकर दुनिया के अंदर एक तरीके से एक्सपोज हो रहा है।
तो चीन इस चीज से बचना भी चाहेगा कि हाँ वो भारत के साथ भी एक बैलेंस बना के रखना चाहेगा, क्योंकि आर्थिक विषय भी कहीं ना कहीं बहुत सारे हैं। चीन का जो व्यापार है वो भी एक बहुत बड़ा निशांत वर्मा, तो चीन निशांत जी अपना इंटरेस्ट निशांत जी, ये दोस्ती पूरी पूरी एक केवल दिखावा तो नहीं, कहीं हाथ तो मिले दिल नहीं मिले। देखिए मुझे 30 सेकंड चाहिए, बहुत फटाफट मैं एक बात रखना चाहता हूं कि भाई यहां पे भाजपा के स्पोक्सपर्सन आकर के डोकलाम की बात करते हैं। मुझे पता है कि उनको यह भी नहीं पता होगा कि डोकलाम किस राज्य में है, इसलिए वो तो बात आप जाने दीजिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज की तारीख में इस गवर्नमेंट, चलती गवर्नमेंट की डोकलाम आपको पता है ना, आप राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए ना, झुका दिया, नूडल खा रहे थे चाइनीज नूडल, डोकलाम जब भारतीय सेना खड़ी हुई थी आंखों के अंदर आके चीनी की सेना के सामने। ये देखिए 5 तस्वीरें अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे थे। रोहित, अगर आप टीवी देख पा रहे हैं तो हम 5 तस्वीरें अभी दिखा रहे थे कि कब कब कैसे कैसे धोखे मिले। ये देखिए वो 5 तस्वीरें। देश में महात्मा गांधी का 150वां जन्म समारोह था। मनीष जी, क्या आप जानते हैं कि उस समय बीजिंग के चाओ यांग पार्क में, जहां पे पिछले 14 साल से हर 2 अक्टूबर का इवेंट इंडियन एम्बेसी टू चाइना मनाती थी, उसका परमिशन कैंसिल कर दिया, उसका परमिशन कैंसिल कर दिया। और यहाँ रोहित चहल जो भाजपा को बैठे, भाजपा पार्टी वाले, इन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मेरी गवर्नमेंट, भारत सरकार ने 14 साल चाओ यांग पार्क बीजिंग में 14 साल से गांधी जयंती का समारोह इंडियन एम्बेसी इन चाइना बनानी थी, इस बार नहीं बनाया, चाइना ने बना कर दिया। ये यहाँ बैठ के 150वां समारोह बना रहे थे। और आज कौन से प्रधानमंत्री देश के एक बात नहीं बोल पाए, ये बताइए ना, एक बात नहीं बोल पाए कि भैया जो झूला झूल रहे थे तुम मेरे साथ साबरमती आश्रम में, वो साबरमती के का तुमने जन्मदिन इंडियन एम्बेसी को 14 साल से जहां मनता था नहीं मनाने दिया बीजिंग में। शर्म नहीं आती? इटली के इशारे पे बैठ के उनके साथ जाके लॉबस्टर खिला रहे हो, फिश खिला रहे हो, चीन के इशारों पे मटन खिला रहे हो, लेकिन गांधी का जन्मदिन नहीं मनाने दिया उस चाइना ने चाओ यांग पार्क में। पाकिस्तान की भाषा बोलते रहते हैं, पाकिस्तान के जो है तुम्हारे पास आईएसआई, राहुल गांधी, देशद्रोह, मुसलमान, कश्मीर, लेकिन चाइना के सामने आंख मिलाने की जरूरत नहीं है और लाल आंख करने निकले थे। ये वही रोहित है। निशांत जी, आप शांत रहे, रोहित का जवाब ले लेते हैं। रोहित का जवाब ले लेते हैं। चाइना बोलता था, क्या बोलता था? बैन चाइना माल। आज इसका मोबाइल निकाल के देखो, आज इसका कोई भी सामान देखो, ये चाइना माल हो चुका है। रोहित चहल चाइना माल हो चुका है। ये बैंक चाइना वाले जवाब दें। ये वही लोग हैं निशांत जी जैसे मनीष जी, ये वही लोग हैं जब 1962 में भारत चाइना की लड़ाई हुई तो उस दौरान जब भारतीय सेना को खून की जरूरत थी तो ये कम्युनिस्ट लोगों ने कहा कि जो भारतीय सेना को खून देगा उसको छोड़ेंगे नहीं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जो भारत में बैठे हुए कम्युनिस्ट हैं, इन जैसे जो देश के गद्दार हैं, आज आप वो लोग हैं और आप वो लोग हैं रोहित चहल जिन्होंने आजादी से पहले, ये वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की औलादे हैं। रोहित देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की बात में किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह से ना हो कि कोई गद्दार है। मेरा आपसे आग्रह है, शब्दों की मर्यादा बनी रहे। एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। देशद्रोही थे तो आज तो डबल देशद्रोही हो, किसी और को ये बातें करना जाके। रोहित चहल बैन चाइना, याद है बैन चाइना, आज तुम चाइना माल खुद हो गए हो। भारतीय सेना पे इन लोगों ने सवाल उठाए, आज भी बैठ के इस डिबेट के अंदर पूर्व सैन्य अधिकारी से ये लड़ रहे हैं। ये उस समय रोहित आप दोनों थोड़ा पानी पिए, थोड़ा शांत हो और थोड़ा आप लोग पानी पिए, थोड़ी शांति जरूरी है। जनरल के सिन्हा, आतंक और कट्टरता, धार्मिक कट्टरता को साथ में मिलकर लड़ेंगे, आईएसआईएस और जैश। लेकिन ये वही चीन है मसूद अजहर के लिए विरोध करता है जब उसे आतंकी घोषित करने की बात आती है। जनरल सिन्हा जी हाँ, मनीष जी, इसको समझने की चेष्टा करें आप। देखिए, ये बात सभी लोग बोल रहे हैं, चीन को आप भरोसा नहीं करते, मगर चीन को क्या आप अनदेखा कर सकते हैं?
आपका वो नेबर है कि इंपॉर्टेंट नेबर? जब चीन कहता है कि भारत एक इंपॉर्टेंट नेबर है, पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट नेबर है, तो एब्सोल्युटली सच्चाई है। और कोई आप यदि कह दें कि चीन धम कर देगा पाकिस्तान को हमारे कहने से, तो यह आपकी सोच में गलत है। यदि आप सोचते हैं कि हम चीन को केवल पूरा ब्रीफ कर करके कर रहे हैं, तो यह भी गलत है। देखिए, यदि डिबेट हो रही है तो डिबेट करेक्ट तरीके से करें। स्ट्रैटेजिक डिबेट है, स्ट्रैटेजिक बातें हो रही हैं। ये जो बात हो रही है, चाहे वुहान में हुआ है या आप चेन्नई में हुआ है, ये एक स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट की बात हो रही है। दो बड़े मुल्क, 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग, जहां की 38% पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही है। स्थिति ये है, ये समझे ना समझे, जितना आज भारत को चाइना की जरूरत नहीं है, उतना चाइना को भारत की जरूरत है। अभी चिल्लाने लगेंगे निशान साहब, लेकिन वो व्यापारिक असंतुलन खत्म करने दें। सिन्हा साहब, व्यापारिक असंतुलन जो है वो हमारे लिए ज्यादा बड़ा है। सिन्हा साहब, व्यापारिक असंतुलन जो है वो हमारे लिए ज्यादा बड़ा है। खत्म करने दें आप मेरे को बात। जी जी हाँ, देखिए संतुलन खत्म होगा। जनरल साहब को कुछ भी कहे जा रहे हैं। जनरल साहब, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा ज्ञान रखा करिए। 115 आप जाइए जाकर के भारत के पोर्ट्स में देखिए, बंदरों पे सारा चाइना माल पड़ा हुआ है। इंडिया के अंदर स्टील प्रोडक्शन की हालत इतनी खस्ता है क्योंकि इस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से पूरे इंडियन पोर्ट्स में चाइनीज स्टील पड़ा हुआ है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मेरे को वर्सेस कराएंगे तो मैं इनको, आप रेटोरिक की बात मत करिए, आप मेरे को इकोनॉमिक्स बताइए। आप बताइए इंडियन स्टील कंपनी क्यों फेल हो रही है इस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से? आर यू इवन अवेयर ऑफ इट? 100 बिलियन के इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर आर डाइंग क्योंकि ये सरकार भर भर के चाइना माल को इंपोर्ट करा रही है। स्टील को जाइए पोर्ट पे, मैं ले चलता हूँ, टिकट मैं कराता हूँ, आप परेशान हो जाएंगे। इतना चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड स्टील इंडिया में आ रहा है, आप बैन चाइना करेंगे। इंडिया को झुका दिया इस गवर्नमेंट ने 1991 ऑनवर्ड 2019 का। जनरल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़िए, जानिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 6 सालों में कैसे अपने आप को झुकाया है चाइना का इम्पोर्ट करके। बातें नहीं करना निशान जी, मैं जनरल साहब से ये जानना चाह रहा था। निशान जी, एक बड़ी बात जो दोनों नेताओं के बीच हुई है वो हुई है आतंक और धार्मिक कट्टरता को साथ मिलकर लड़ने की। आप ये समझिए कि ये जो बात है ये अपने आप में दोनों मुल्कों के लिए कितनी जरूरी है, मैं जनरल साहब से जानना चाह रहा हूं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैलेंसिंग एक्ट इंडिया कर रहा है, जो बैलेंसिंग एक्ट चाइना कर रहा है। यदि आप कहेंगे कि डाइम कर दिया, दोस्ती में खंजर भोंक देंगे हमारे एम्बेसडर साहब, ये सब हकीकत। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैलेंसिंग एक्ट इंडिया कर रहा है, जो बैलेंसिंग एक्ट चाइना कर रहा है। यदि आप कहेंगे कि डाइम कर दिया, दोस्ती में खंजर भोंक देंगे हमारे एम्बेसडर साहब, ये सब हकीकत है। इन हकीकत को ध्यान रखिए। मैं इस जमीन पे रहा हूं, मैंने पूरा उस जगह में MGGS ऑपरेशंस किए हैं। मुझे पता है कि चाइना को कैसे डील करना है, ए ड्रैगन को कैसे टेम करना है, और ये टेम होगा। ये मैकेनिज्म की जो बात हो रही है ना, पहले पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात हुई थी, अब हो रही है ट्रेड के ऊपर मैकेनिज्म। और इंडिया अपने तरीके से ट्रेड, मुझे भी पता है $62 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मगर आप दीजिए, आप करेक्ट तरीके से करेंगे, प्रोएक्टिव तरीके से करेंगे। आप ये कहेंगे कि आप डम कर दो पाकिस्तान, ऐसी डिबेट नहीं होती सर। अवस्थी साहब, जी जी, डिबेट होती है स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग से। जी झा साहब, ये वही जैश है जहां पुलवामा में उसका हाथ, पठानकोट में उसका हाथ, उरी में उसका हाथ, लेकिन चीन मसूद अजहर के साथ, मसूद अजहर के नाम पर जब विरोध हुआ तो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा, मसूद के साथ खड़ा दिखा। तो कैसे विश्वास कर ले इस चीन पर? करना झा साहब, ये भारत की जीत थी। अवस्थी साहब, ये भी आपकी सही बात है, आप जो कह रहे हैं इसकी चीन की। यूनाइटेड नेशन, लेट हिम ट्राई इन जॉन साहब, आई विल कम टू यू। जॉन साहब, आई विल कम टू यू। मैं अभी इस वक्त झा साहब के पास हूं। झा साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। झा साहब, मेरा सवाल आपसे है। जी,
हेलो जी झा साहब, मैंने आपसे सवाल किया है। जी पूछिए। नहीं, मैंने आपसे कहा कि जिस आतंक और धार्मिक कट्टरता को लड़ने की बात हुई है, उसमें अगर हम देखें तो जैश का हाथ, चाहे उरी हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, ऐसी स्थिति में मसूद अजहर की जब बात आई तो चीन मसूद के साथ खड़ा दिखाई दिया। देखिए, ऐसा है कि चीन को पूरी तरह पता है, मालूम है कि ये पाकिस्तान की सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी इन आतंकवादियों के खिलाफ। दिखावा के लिए जेल में डाल दिया 2 दिन, फिर कहीं और डाल दिया, डांट दी, ये सब ठीक है, लेकिन करेंगे। उनको पता है कि वो खुद नहीं कर पाए कुछ, वो खुद नहीं करना चाहते हैं कंसिडरेशन की तरफ, वो वहां पर क्या कहते हैं जिंजियांग में। एक तो ये बात है, और उसके अलावा जब शुरू से ही कुछ न कुछ होता रहा है, जैसे टेररिज्म पर वो कुछ यहाँ टेररिज्म पर वादा किया कि दोनों देश मिलकर के खिलाफ काम एक्शन लेंगे, लेकिन ये देखते हैं कितना टाइम किस तरह करते हैं। ये तो मैं कहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब कि मुझे एक बात का अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है। मैं समझ सकता हूँ कि जब ये हो रहा था, भारत और पाकिस्तान का टेंशन बहुत बढ़ गया था, तो उस समय इन्होंने तय कहते की थी कि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों देश आपस में बातचीत करके ठीक करने, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव को माने, ये सब मैं समझ सकता हूँ। हाँ, बट ये क्यों किया उन्होंने, क्लेम क्यों किया लद्दाख पर? इसकी क्या जरूरत थी चीन को मुंह डालने के लिए? मैं आप इसके आपको याद दिलाता हूँ, जब माओ थे चीन में और पहली बार ये हुआ था 1959। उम्मीद की जानी चाहिए कि 2 नेताओं की मुलाकात, जी हाँ, 2 महाशक्तिशाली दक्षिण एशिया के 2 महान नेताओं की मुलाकात से पाकिस्तान तन्हा तो महसूस कर रहा होगा, लेकिन ये लाल ड्रैगन पर कितना विश्वास किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहेगा। और इतना ही नहीं तो ये यादों की पोटली के साथ साथ संभावनाएं छोड़ गए जिनपिंग, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर हुई कि एक नया अध्याय लिखा जाए, इधर भी और उधर भी। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, देश का सवाल में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है हेडलाइंस का। खास खबर के हो चुकी है। आज ही हुई थी पीएम की भतीजी से लूट, पर्स छीनकर फरार हुए थे आरोपी। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की वारदात है ये। जी हाँ, प्रधानमंत्री के छोटे भाई प्रहलाद की बेटी है ये। दिल्ली में हुआ ये झपट मारों का आलम कि प्रधानमंत्री की भतीजी, उनके छोटे भाई की बेटी से हुई है लूट, उनका पर्स छीनकर भागे आरोपी। जी, देश की राजधानी में देश के प्रधानमंत्री के रिश्तेदार भी सुरक्षित नहीं। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।